हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर से जो कर्मयोगी की जो शुरुआत होने वाली है उसमें हम लोग यूनिट वाइज आपको हर 2 दिन में 4 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। वो जीएस पेपर 1, 2, 3 तीनों से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन जो यूनिट पढ़ाई गई है यूट्यूब पर उसी से संबंधित होगा। तो उस यूनिट की आपको क्या करनी है, आंसर राइटिंग करनी है। तो जो कर्मयोगी जो एक मिशन हम लोग लेके चल रहे हैं कि प्रीलिम्स में एक अच्छी क्वांटिटी में प्रीलिम्स पास किया जाए, तो उसको लेके एक अच्छी रणनीति है। तो आप तैयार रहिएगा। जो लोग इस क्लास को नहीं कर रहे हैं उसको अच्छे से कंप्लीट कर लें, जिससे 1 तारीख से ना आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक सही मोड में आ जाए और आप जो आंसर राइटिंग की जो दिक्कत रहती है वो सब भी सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो बस एक ही रिक्वेस्ट आप सभी से कहूँगा, जो नहीं जुड़ा है अभी तक इस मेंटोरशिप वाले प्रोग्राम से ज़रूर जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, उसको देख लीजिएगा। कोई समस्या है तो आपको मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज और या टेलीग्राम का मैसेज नंबर दे रखा है, आप वहाँ पे हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। राजकोषीय नीति तथा मौद्रिक नीति में संबंध। इसके पहले हमने राजकोषीय नीति अच्छे से कंप्लीट किया था। कुछ पॉइंट आज बचे हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि अगले सेशन में हमारी जो तीसरी यूनिट है वो आराम से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछा है, लेकिन ध्यान रखिएगा बजट पे उसने जब पूंजी घाट मतलब पूंजी बजट और राजस्व बजट पे पूछ सकता है, तो इस पर क्यों नहीं पूछ सकता है ना। क्योंकि ये बजट का ही एक हिस्सा होता है, इसलिए बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो हमें अपनी तैयारी रखनी है। याद रखना, नहीं भी पता है तो ये बातें हमें जानना जरूरी ही है। चलिए बात करते हैं राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में क्या संबंध है और अंतर क्या है। नंबर 1 बात करें, इसका जो निर्धारण है, राजकोषीय नीति का जो निर्धारण है, इसको सरकार की बजट नीति के अधीन होता है। ठीक है। मतलब भारत सरकार ही लेकर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आती है राजकोषीय नीति। लेकिन मौद्रिक नीति कौन लेकर आता है, तो मौद्रिक नीति हमारा केंद्रीय बैंक, जिसे हम आरबीआई कहते हैं, उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक है। अगली बात, देखिए जो राजकोषीय नीति है वो सीधी सी बात क्या है, वो बजट है। अगर सरकार बजट लेकर आती है, उसमें बहुत सारी नीतियाँ लेकर आती है, तो वो हमारी राजकोषीय नीति होती है। क्योंकि हमें कितना व्यय करना है, हमारी कितनी आय होनी है, उन्हीं का लेखा जोखा राजकोषीय नीति होती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यह जनता के हाथों में क्रय शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मतलब जहाँ ये नीति आई और ये जहाँ लागू हुई, जनता को तुरंत के तुरंत उनके हाथों में जो क्रय शक्ति है उसको तुरंत के तुरंत प्रभावित करेगी प्रत्यक्ष रूप से, मतलब उसका सीधा नाता होता है। लेकिन वहीं पे अगर मौद्रिक नीति की बात करें तो ये वाणिज्यिक बैगियों के माध्यम से किया जाता है। ये परोक्ष रूप से है, मतलब आपको बैकग्राउंड से आपको क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं जो क्रय शक्ति है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, लेकिन सीधा असर उसका नहीं दिखेगा। इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन राजकोषीय नीति का जो संबंध होता है क्रय शक्ति से या जनता से, वो सीधा होता है, सीधा जनता उससे प्रभावित होती है। ठीक। अगली बात ध्यान रखिएगा कि जो राजकोषीय नीति है ये संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करती है, क्योंकि ये पूरे देश को लेके बनाई जाती है ना। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर लोगों की बात नहीं होती है। पूरे देश में ये देखा जाता है कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, कहाँ ज़्यादा है, रोजगार का क्या हालात है, ठीक है, इन्फ्लेशन कितना है, उन सब चीज़ों को देखते हुए क्या किया जाता है, राजकोषीय नीति निर्धारित की जाती है। इसीलिए यह संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करती है। लेकिन मौद्रिक नीति क्या है, वो केवल संगठित क्षेत्रों को प्रभावित करेगी, क्योंकि ध्यान रखिए वाणिज्यिक बैंक के माध्यम से ये चीज़ें लागू होती हैं, और जो संगठित क्षेत्र हैं वो सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक बैंक से ही जुड़े हैं, और वही सबसे ज़्यादा बैंक वहाँ से लोन लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। मौद्रिक नीति केवल संगठित क्षेत्र और राजकोषीय नीति संगठित और असंगठित दोनों। ध्यान रखना, यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसीलिए दोनों के बीच बहुत क्लियर डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। ठीक। अगली बात करते हैं मंदी की स्थिति। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकते हैं। देखना, मंदी की स्थिति एक ऐसी स्थिति जहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी इकोनॉमिक्स के टर्म्स ठीक से क्लियर नहीं है तो क्या होता है, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने और उत्तर तक पहुँचने में समस्या हो सकती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जो राजकोषीय नीति होती है वो मंदी की स्थिति में पर्याप्त सफलता इससे मिलती है। याद करिए, कोविड-19 जब ख़त्म हुआ उसके बाद सरकार ने क्या लाया था, स्टिमुलेटेड पैकेज था उनका,
वो लेकर आई थी। वो क्यों लेकर आई थी? क्योंकि उनको चाहिए था कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाया जाए देश की अर्थव्यवस्था में जिससे वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। तो बहुत सारा पैसा इंजेक्ट किया गया था, ठीक है, तो उस पैकेज के थ्रू। तो ये सीधा सीधा क्या होता है, मंदी के समय पर्याप्त सफलता मिलती है, लेकिन ध्यान रखना मौद्रिक नीति से उतना प्रभावी नहीं माना जाता है। तो यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में क्या खेला कर सकती है, वो स्टेटमेंट चेंज कर देगा, ठीक है। मौद्रिक की जगह राजकोषीय बता देगा और राजकोषीय की जगह मौद्रिक बता देगा। अगर कॉन्सेप्ट जहाँ भी हल्का सा डगमगाया आप गलत कर देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं, इसमें लिखा है राजकोषीय नीति का जो प्रभाव है वो तात्कालिक होता है। तात्कालिक मतलब तुरंत उसका प्रभाव दिखेगा, है ना। लेकिन जो मौद्रिक नीति आती है उसका प्रभाव लंबे समय बाद दिखता है, थोड़ा टाइम लेता है। रीज़न क्या है, वो टोटली क्या होता है कि बैंकों के थ्रू होता है। अब भाई जो बैंक से जुड़े हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर होगा और उसका धीरे धीरे असर बाजार में पड़ता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, थोड़ा सा समय लेता है लेकिन ये तुरंत प्रभाव देती है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, यह मांग पक्ष को प्रभावित कर, मतलब देखो मैंने क्या बताया अभी, आपकी क्रय शक्ति से संबंधित है। अगर क्रय शक्ति मजबूत हुई तो मांग बढ़ जाएगी और क्रय शक्ति कमज़ोर हुई तो मांग घट जाएगी, ठीक है। तो अगर जो राजकोषीय नीति है वो ऐसी लाई गई है जिससे आपकी क्रय शक्ति बढ़े, आपके हाथों में पैसा ज़्यादा आए तो मांग बढ़ जाएगी, और कहीं पे क्रय शक्ति कम हुई या आपके हाथों से पैसा गया तो क्या हो जाएगा, जो मांग है वो सीधी सी कम हो जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन जो मौद्रिक नीति है वो लागत में अंतर देगी, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, ज़्यादातर संगठित क्षेत्र उससे जुड़े हैं। वो संगठित क्षेत्र ज़्यादातर व्यापारी हैं। व्यापार क्या होता है, वो प्रोडक्ट बनाता है तो बेचता है। अब वहाँ पे क्या होगा, अगर मौद्रिक नीति लचर है, मतलब ऐसी है कि आपको लोन वगैरह बहुत सस्ते और आराम से मिल जा रहे हैं, तो लागत हमेशा कम रहेगी। लेकिन जहाँ लोन महंगा हुआ, कॉस्ट बढ़ जाएगी, लागत बढ़ जाएगी। ध्यान रखना है उसी हिसाब से जो मौद्रिक नीति है वो क्या है, आपका जो मतलब जो प्रभाव है वो लागत पे दिखाती है, और वहीं पे जो मांग को कौन प्रभावित करता है, राजकोषीय नीति। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में कुछ बातें थी, 5-6 पॉइंट बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, इतना लिख के आइएगा, बात बन जाएगी। ध्यान रखना, इसी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस में भी अगर ऐसा शब्द आ जाए तो परेशान हो जाएंगे। तो ये क्या है, क्राउडिंग आउट प्रभाव, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट के जरिए या प्रभाव के जरिए केंद्र सरकार मंदी से निपटने में क्या उपचार ला सकती है, ठीक है, राजकोषीय नीति में के तहत। तो अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है, भले ये बजट का बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन नहीं पता है तो क्या होगा, लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए ध्यान रखना, क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या होता है, मंदी के उपचार के लिए सरकार द्वारा व्यय बढ़ाने पर। अब मान लेते हैं मंदी आ गई है, कोविड-19 का दौर खत्म हुआ है और हर जगह डिमांड बहुत कम हो गई थी। सरकार क्या करेगी, उसको व्यय बढ़ाएगी, अपना खर्चा करेगी। याद करिए जो स्टिमुलेटेड पैकेज लाया गया था वो किस लिए लाया गया था, सीधी सी बात है, बहुत सारा पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट करने के लिए, जो व्यापार वर्ग है उनको आगे बढ़ाने के लिए। इस वजह से क्या किया, बहुत सारा पैसा व्यय सरकार करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि उसको कुल मांग बढ़ानी है। याद करिए अभी हमने पढ़ा था ना, यह क्या करता है, मांग पक्ष को प्रभावित करता है, ठीक। तो इसको बढ़ाने के लिए होगा, उससे क्या होगा, राष्ट्रीय आय और ब्याज दर में वृद्धि हो सकती है। राष्ट्रीय आय बढ़ेगी लेकिन साथ साथ ब्याज दर बढ़ जाएगी, इस बात को ध्यान सकता। जहाँ ब्याज दर बढ़ेगी तुरंत क्या होता है, जो निवेश है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्याज दर बढ़ने से लोन महंगे हो जाते हैं और इससे क्या होता है, लोग ले नहीं पाते हैं। तो क्या करेंगे वो, सीधी सी बात है, निवेश नहीं होगा। जब निवेश नहीं होगा उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इंडस्ट्री पे ध्यान रखना है। तो मंदी से निपटने के लिए कभी कुछ काम बेहतर करने पड़ते हैं, लेकिन होता क्या है, ब्याज दरें बढ़ने और इन्फ्लेशन आने का खतरा होता है। यदि सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी आय अथवा निवेश में कमी होती है तो क्राउडिंग प्रभाव कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, कुछ बेहतर करने के लिए जाते हैं लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। मतलब जानते हैं आप, हमेशा कोई भी काम करेंगे तो 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव और कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता है, या कहीं कहीं ज़्यादा पॉजिटिव तो कहीं छोटा निगेटिव होता है। तो ऐसा ही कुछ कहानी कौन कह रहा है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इसका मतलब हुआ, यदि सरकार व्यय में वृद्धि के कारण, जो क्यों व्यय की वृद्धि की जा रही है, मंदी के लिए, है ना। यदि सरकार व्यय में वृद्धि के कारण निजी आय अथवा निवेश में कमी होती है तो इसे क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं,
ठीक है, आप बढ़िया से इसको लिख दीजिएगा, उसके बाद बता दीजिएगा कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक, अब अगर मैं बताऊं निजी व्यय और निवेश क्यों कम होगा, मैंने बताया ना, ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं। ठीक है, और जब ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, सीधी सी बात है, निजी व्यय आप कम करेंगे क्योंकि आपको पैसा अब कम मिल रहा है। ठीक है, और निवेश में कमी आ जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। हम करने क्या गए थे, अपनी व्यय, सरकार ने जहाँ अपने व्यय को बढ़ाया, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, चले अब आगे। अच्छा ये बताइए, सरकार बढ़ाएगा तो व्यय, मान लेते हैं सरकार ने व्यय बढ़ाया, बहुत सारा पैसा इंजेक्ट किया, तो ये ब्याज दर से क्या रिलेटेड है उसका, याद कीजिए। लास्ट टाइम जब से कोविड ख़त्म हुआ है, आरबीआई ने लगातार ब्याज दरें, सीआरआर और एसएलआर के रेट बढ़ाए हैं। क्यों बढ़ाए हैं, वो यही रीज़न था कि इकॉनमी में बहुत ज़्यादा पैसा इंजेक्ट हो गया था, महंगाई बहुत तेज़ी से भाग रही थी। जब बहुत ज़्यादा पैसा इकॉनमी में, मतलब अर्थव्यवस्था में, इस बाज़ार में आ जाएगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे, और क्या होगा, मांग पक्ष प्रभावित होगा, ज़्यादा डिमांड आएगी और सप्लाई नहीं हो पाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब महंगाई बढ़ेगी। उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, तुरंत ब्याज दरों को बढ़ा देगी। ठीक है, इसीलिए ये बात कही जा रही है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र बाजार, जिसे हम लोग पूंजी बाजार भी कहते हैं, उस व्यवस्था में राजकोषीय नीति की क्या भूमिका होती है। मान लीजिए यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया, ठीक है, और 10 नंबर का, आपको लगता है आप लिख लोगे, है ना? उम्मीद है, मुझे पता है आप सब मेहनती हैं, बिल्कुल लिख लेंगे। लेकिन उसके पहले जो भी बातें इसके पहले हमने पढ़ा है, बस उसमें थोड़ी सी बातें आप अंत में ज़रूर या शुरुआत में ही आप बता दीजिएगा। क्या पूंजी बाजार क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं भारत का जो बाजार है वो मिश्रित है, जिसमें पूंजी और सामाजिक दोनों बाजार के गुण शामिल होते हैं। जो पूंजी बाजार होती है वो पूरी तरह बाजार पे डिपेंड होती है, मतलब वहाँ पे जो भी मांग होगा, जो भी सप्लाई होगी, उन दोनों के, मतलब मांग और पूर्ति का जो निर्धारण होगा वो कौन करेगा, बाजार करेगी। कौन करेगा, बाजार करेगी। उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। और यही बात कहना चाहते हैं, राजकोषीय नीति किसकी है, सरकार की है। ठीक है, अब पूंजी बाजार में तो मैंने बताया सरकार का हस्तक्षेप होता ही नहीं है। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि स्वतंत्र बाजार है या पूंजी बाजार है, तो राजकोषीय नीति किसकी भूमिका क्या होगी। तो आप बताएंगे वह तटस्थ रहेगी, मतलब अहस्तक्षेप भूमिका होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का विभाजन एवं सभी आर्थिक क्रियाएं, मांग पूर्ति की शक्तियां अर्थात बाजार पर नियंत्रण होती हैं या बाजार के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है, याद करिए। देखिए, जो पूंजी बाजार है, मैंने क्या बताया, जैसे अमेरिका, अमेरिका क्या है, एक पूंजीबाजी देश है, मतलब वहाँ पे हर चीज़ बाजार कंट्रोल करती है, सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब मंदी का दौर आता है तो वहाँ पे जो राजकोषीय नीति है वो लागू हो जाती है। ठीक, क्योंकि वहाँ पे सरकार को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बचाव करना ज़रूरी है। ठीक, सभी को अगर बाज़ार के हवाले कर देंगे तो बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा गरीबी के ट्रैप में आ जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि जो बाज़ार होती है वो हमेशा लाभ को देखती है। किसको देखती है, लाभ को देखती है। इसी वजह से पूंजी बाजार में राजकोषीय नीति कब लाई जाती है, जब बहुत ज़्यादा मंदी का समय हो। मंदी का समय नहीं चल रहा है तो याद रखिएगा बहुत कम हस्तक्षेप होता है, इसीलिए। लेकिन भारत में क्या है, भारत में सरकार जो है वो राजकोषीय नीति लाती है। यहाँ पे दोनों टाइप का, सरकार हस्तक्षेप भी करती है और आपको आज़ादी भी दे देती है। इसी को कहते हैं क्या, समाजवादी, मतलब मिक्स, समाजवाद और पूंजीवादी दोनों मिला के हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन राजकोषीय नीति कब लग जाती है पूंजी बाजार में, मैंने क्या बोला, अत्यधिक मंदी के केस में। ठीक है, क्योंकि वहाँ सरकार को बचाना हो। याद करिए कोविड-19 दौर के बाद क्या हुआ, जो भी अमेरिका के, है ना, या यूरोपियन जो भी कंट्री है, वहाँ पे देखिए सरकार ने नीतियाँ लेकर आई, लोगों को वहाँ पे पैकेज दिए गए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब एक पॉइंट ऐसा है, घाटे का बजट। ठीक है, अगर ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी या ऐसा कोई शब्द मिले एग्ज़ाम पेपर में तो आप कैसे उससे डील करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ ले कि सरकार, है ना, ये क्योंकि ऐसा सवाल पूछेगी, देखो सवाल ऐसा पूछेगी कि
भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, मतलब एक विकासशील देश है, इसलिए भारत सरकार को हर बार घाटे का बजट लाने की ज़रूरत पड़ती है। घाटे के बजट के संभावित कारक क्या हो सकते हैं और उससे क्या प्रभाव हो सकता है, ठीक है, या उसके क्या निहितार्थ हैं। बस अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया गया 10 नंबर का, लेकिन आपको एग्जैक्ट घाटे का बजट का मतलब नहीं पता, तब क्या होगी, समस्या हो जाएगी। इसीलिए बजट के हर दृष्टिकोण को मैं शामिल कर रहा हूँ, जिससे कहीं भी आपको समस्या ना आए। ध्यान रखना, ये सब मैंने किसी टीचर से नहीं लिया है, ना मेरा कहीं ये इसने मैंने कॉपी किया है, ठीक। जो भी करना हूँ खुद का सेल्फ का नोट्स है, और मैं इसको बहुत ही प्रॉपर ढंग से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बेस पे, और जो यूपीएससी ने सिलेबस डिसाइड किया है उसके बेस में मैं पेपर इसको मतलब सेलेक्ट करता हूँ। ध्यान रखना, आपको कहीं भी किसी के नोट से ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग घाटे का बजट। ध्यान रखना, जो घाटे के बजट में सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय का आकार उसकी प्रस्तावित प्राप्तियों की राशि से अधिक होता है। सीधी सी बात है, तभी तो घाटा होगा। अगर मैंने जो मेरी प्राप्तियां हैं वो कम है, और जो मैंने व्यय करना है वो ज़्यादा है, तब क्या हो जाएगा, घाटा। भाई मुझे मिलना 10 ही रुपये है, लेकिन मैं खर्चा 15 कर रहा हूँ, तो घाटा नहीं होगा, होगा। घाटे की पूर्ति संचित कोषों की राशि से निकालकर अथवा ऋण लेकर की जाती है। अब जो घाटा होगा है, मतलब 5 रुपये मान लीजिए घाटा हुआ, सरकार ने 10 का प्लान बनाया था, लेकिन वो खर्चा 15 कर रही है, तो 5 रुपये कहाँ से लाएगी, वह संचित कोष से निकालेगी या फिर ऋण लेगी, है ना। सीधी सी बात याद करिए, भारत सरकार क्या करती है, ऋण लेती है या डिसइन्वेस्टमेंट करती है, वहाँ से पैसे लेकर आती है, ठीक। यह ऋण यदि देश के केंद्रीय बैंक से लिया गया हो तो यह मुद्रा का विस्तार होता है। ध्यान रखना, जब भी हम ऋण लेंगे तो हमें क्या करना, सरकार को क्या करनी पड़ेगी, उतने की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कि भैया हम इतना दे देंगे। आप भी बैंक में जाते हैं तो आप पैसा लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है ना। उसी तरह जब भारत सरकार क्या करती है, आरबीआई से जब जब ऋण लेती है तो आरबीआई के पास उसको अपनी सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है। जब भी भारत सरकार आरबीआई के पास सिक्योरिटी जमा करेगा तो आरबीआई क्या करता है, बहुत सारे नोटों को छाप के सरकार को दे देता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, इसीलिए कहा जाएगा मुद्रा का विस्तार हुआ, क्योंकि हमें उतना एडिशनल पैसे मिल जाएंगे, कहाँ, अर्थव्यवस्था में लगाने को लेके, ठीक है। अगर हम केंद्रीय बैंक से क्या कर रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, तो बैंकों अथवा जनता से ऋण लेने पर उनके निष्क्रिय मौद्रिक साधन सक्रिय हो जाते हैं तथा चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। अब मान लीजिए भारत सरकार ने क्या किया, बैंकों तथा जनता को कहा कि एक काम करिए, आप हमारे सिक्योरिटीज़ खरीदिए, ठीक है। तो बैंक, सीधी सी बात है, बैंक को भी प्रॉफिट चाहिए, जनता को भी प्रॉफिट चाहिए, तो सरकार की सिक्योरिटी में दोनों लोग इन्वेस्ट करेंगे, अपना पैसा ले जाके वहाँ जमा करेंगे। तो एक तरह का ऋण ही तो है। अब सरकार ने आपको एक पेपर दे दिया, उस पर मतलब लिख दिया कि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, आप इतना पैसा दे रहे हैं, 5 साल बाद आपको इतना रिटर्न मिलेगा, है ना। अब इससे क्या होगा, जो पैसा बंदे ने सेव करके रखा था, कौन, बैंकों ने या जनता ने, भाई वो सेविंग ही तो थी, आपके पास रखा था, आपने यूज में डाल दिया। अब क्या करेगी, वो निष्क्रिय मौद्रिक साधन था, मतलब उसका यूज आप नहीं कर रहे थे, आपने अपने बैंक में जमा किया था बस, उस पैसे से आपने क्या किया, सरकार को वो पैसे दिए। अब वह जो निष्क्रिय मौद्रिक साधन था वो सक्रिय हो उठा और वह मुद्रा की चलन में आ गया, जिससे मुद्रा की मात्रा बढ़ गई। एक तरह से देखा जाए, मात्रा नहीं बढ़ गई, उसका मल्टीप्लायर हो गया, ठीक है। वो हम लोग आगे समझेंगे, प्रीलिम्स का मैटर है यार, है ना, मेंस में उसमें घुसना उतनी अच्छी बात नहीं हो जाएगी। बस इस बात को समझिएगा कि जब कभी भारत सरकार बैंक या जनता से ऋण लेती है तो जो निष्क्रिय मौद्रिक साधन है, जो पैसे हमने सेव करके रखे, जैसे आपने अपने बैंक में कुछ पैसे रखे होंगे, आप उसको सरकार को दे दो, सरकार उसके बदले आपको एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दे, उस पर लिख दी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, 5 साल बाद पैसा मिलेगा। अब वह पैसा आप क्या था, आपके बैंक में था, निष्क्रिय था, लेकिन अब क्या हुआ, सक्रिय हो उठा। यही बात समझा रहे हैं। तो घाटे के बजट का ये प्रभाव दिखता है। आगे, घाटे के बजट मंदी की स्थिति में अथवा आर्थिक विकास के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाएगा, जब कभी भी मंदी होगी या देश के हालात अच्छे नहीं होंगे या देश डेवलपिंग होगा, तब घाटे का बजट लाया जाता है। रीज़न क्या है, हमारे पास अनुमानित रिसोर्स हम लगाएंगे कि भैया हम यहाँ से पैसा ले आएंगे, ये करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास उतना पैसा तो है नहीं ना, उतने हम अमीर हैं,
भाई वो देश उतना अमीर नहीं है ना, लेकिन उसको तो भाई संसाधन बटोरने, अपने देश की जनता का पेट भरना है और आगे भी बढ़ना है। तो वो क्या करेगा, आर्थिक विकास के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। यह बजट का कुल मांग पर विस्तार पूर्वक या विस्तारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होगा, सीधी सी बात है, जो मेरी मांग है मैं वो बढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिससे देश में क्या हो, जो वर्किंग लोग हैं उनको जॉब मिल सके। मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बस यही नीति होती है सरकार की, क्या, घाटे के बजट को लाने की। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि घाटे के जो बजट है उसके विरोध में क्या तर्क दिया जाता है। तो घाटे के बजट में विरोध में तर्क यह दिया जाता है कि इसका प्रभाव स्फीर्तिकारी है, मतलब इन्फ्लेशनरी है, मतलब महंगाई लाने वाला है। क्यों, मैं जैसे कि याद करिए, अभी हमने इसके पहले जब पढ़ा तो उसमें हमने क्या पढ़ा, यदि सरकार क्या करेगी, मंदी का समय बहुत सारा पैसा इंजेक्ट करेगी, उधार उधार ला के कहीं से पूरा करेगी, तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो वो मांग ज़्यादा करेंगे। मांग ज़्यादा करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, याद करिए, है ना, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन मैंने फिर क्या कहा, दूसरा जो हमारी मौद्रिक नीति है तब वो लग जाएगी, और वो क्या करेगी, पैसा इंजेक्ट करने की कोशिश, मतलब जो सरकार ने पैसा लगाया है, इंजेक्ट किया है, उस पैसे को वह निकालने की कोशिश करेगी, वापस लेके आने की कोशिश करेगी, है ना। तो इससे क्या होगा, वो मामला संतुलित हो जाएगा। परंतु यह सदैव सही नहीं है। क्या, यही कि यह जो तर्क दिया जाता है कि वो हमेशा महंगाई लाएगी, यह तर्क सदैव सही नहीं है। क्यों, क्योंकि मंदी काल में बजट का यह एक ऐसा उपाय है जो अर्थव्यवस्था को मंदी के जाल से बाहर निकालने में सहायक हो सकता है, क्योंकि तुरंत प्रभाव देता है, और तुरंत प्रभाव देने की वजह से क्या होता है, जो लोग हैं उनके पास पैसा जाता है, जिससे डिमांड और सप्लाई चलने लगती है, अर्थव्यवस्था दौड़ जाती है। ठीक, भले आगे चल के थोड़ी सी महंगाई बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, ये ध्यान रखिए, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये था आज का सेशन। अगले सेशन में ध्यान रखिएगा, हम लोग पूरा बजट कंप्लीट कर देंगे। बस क्या करना है, एक सेशन और बजट कंप्लीट, फिर हम लोग अपनी यूनिट नंबर 4 में आ जाएंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक ही काम करिएगा, कर्मयोगी में ज़रूर जुड़िए। प्रीलिम्स नहीं निकला तो मेंस किसी काम का नहीं, और एक साल हमारे पास है नहीं बर्बाद करने के लिए। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जुड़िए ज़रूर। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।